नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बड़ी बैठक, बड़ा मंथन। जी हां, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और बात यदि भाजपा की कर ले तो भाजपा इस दौरान एक बड़ी बैठक कर रही है। तमाम जिम्मेदार इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि गुड गवर्नेंस की बात करने वाली सरकार आखिर बीजेपी आगे कैसे बढ़ने वाली है गुड गवर्नेंस के पथ पर। इसके पहले भी हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर चलता रहा और भाजपा के बारे में यही कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। लेकिन जो बड़ी बैठक इस वक्त की जा रही है, सबसे बड़ा विषय है कि आखिर क्या इस बैठक से निकलकर सामने आएगा। जानकारी ये भी सामने आ रही कि संगठन विस्तार पर मंथन किया जाएगा और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ हमेशा ये माना जाता है कि कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाता है बीजेपी में, तो एक बार फिर से कुछ वही बातें सामने आ रही हैं कि बूथ को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को क्या दायित्व सौंपे जाएंगे। कोरोना के बीच बीजेपी की फौज मैदान में उतरने वाली है और पार्टी के विस्तार के लिए बूथ मजबूत करने की भी कवायद की जा रही है। मंत्री, सांसदों से लेकर विधायकों की लगाई गई है ड्यूटी। पार्टी पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतरेंगे। 10 दिन तक 65,000 बूथों पर प्रवास करने वाले हैं। बूथ विस्तारकों के रूप में काम करेंगे और मैदान में उतरने से पहले पार्टी में एक बड़ी ये बैठक रखी गई है। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 17 और 18 जनवरी को संभाग केंद्रों पर विधानसभा प्रशिक्षकों की कार्यशाला भी आयोजित की गई है। वहीं 18 और 19 जनवरी को विधानसभा स्तरीय बूथ विस्तारकों की कार्यशाला होने वाली है। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो आगामी चुनाव है, जो आगामी कार्यक्रम है पार्टी के, उसके हिसाब से जानकारियां दी जाएंगी, दायित्व दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हजारों हजार कार्यकर्ताओं को एक खड़ा करने का काम, एक कार्यकर्ता के निर्माण में जो श्रद्धेय ठाकरे जी की भूमिका रही है, इस प्रकार से कई लोगों के इस वर्ष जो लोगों के सुझाव संगठन के काम की दृष्टि से भी और बाकी कुछ हम सामाजिक काम शुरू करेंगे। इन मुद्दों पर जो चर्चाएं हमारी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम प्रत्यक्ष बैठ करके और जो वर्चुअली हमारे बंधु, हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो जुड़े हैं, सभी लोग मिलकर के आज इस जन्म शताब्दी समारोह समिति की बैठक में उन सारी चीजों पर चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के नेता से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हैं और कोरोना महामारी की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और ये माना जा रहा है कि कोरोना के इस दौर में बीजेपी की फौज अब मैदान में उतरने वाली है। कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ जनता को इस महामारी से दूर रखने के लिए, प्रदेशवासियों को संकट से दूर रखने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता अब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और इसी भूमिका को देखते हुए मंत्री, सांसदों से लेकर विधायकों की भी ड्यूटी लगाई गई है। पार्टी पदाधिकारियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि लगातार मैदान में हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उनका चिर परिचित अंदाज अब मैदान में नजर आएगा। दरअसल 10 दिनों का फिलहाल जो कार्यक्रम तय किया गया है, उसमें 65,000 बूथों पर प्रवास करने वाले हैं। बूथ विस्तारकों के रूप में काम करेंगे और मैदान में उतरने से पहले पार्टी ने ट्रेनिंग भी रखी है। 17 और 18 जनवरी को संभाग केंद्रों पर विधानसभा प्रशिक्षकों की कार्यशाला रखी गई है और 18 और 19 जनवरी को विधानसभा स्तरीय बूथ विस्तारकों की कार्यशाला भी रखी गई है। तो कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और बीजेपी की बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक में राष्ट्रीय स्तर से लेकर तमाम बड़े नेता शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि महामंथन में आखिर प्रदेश के लिए क्या निकलकर सामने आएगा। और बीजेपी जो कि हमेशा ये कहती है कि चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, बैठकों का दौर सिलसिलेवार लगातार बीजेपी में चलता रहता है। आखिर कैसे कार्यकर्ताओं को और मजबूत करेगी, कार्यकर्ताओं को क्या दायित्व दिए जाएंगे, इसी पर हम मंथन करेंगे। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। शोएब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं।
शोएब, वर्तमान दौर की हम बात कर लें तो कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है और बीजेपी का ये मानना है कि एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा। बूथ स्तर की हम बात करें तो बूथ स्तर को देखते हुए सीएम शिवराज खुद अब मैदान में उतरने वाले हैं। मैं सबसे पहले यही आपके माध्यम से समझना चाहता हूं कि इस बड़ी बैठक से क्या निकलकर सामने आ सकता है। बिल्कुल सुन, देखिए अभी से जो है बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी के वर्ष जो है मना रहे हैं और इसी दौरान देखिए अब बूथ विस्तार को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, वीडी शर्मा हो प्रदेश अध्यक्ष हो, या प्रहलाद पटेल की बात हो, या पूर्व अगर अन्य नेताओं की बात की जाए बीजेपी के, अगर पूर्व स्पीकर लोकसभा के सुमित्रा महाजन की बात हो, या कैलाश चावला हो, इसके अलावा अन्य नेताओं की बात हो, तो सभी को आज की बैठक में शामिल किया गया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए जिस तरह से बात की जा रही है, विस्तारक तय किए जाएंगे और जिम्मेदारी यहाँ पर पदाधिकारियों को दी जाएगी ताकि बूथ लेवल पर जो है बीजेपी जो संगठन है उसको मजबूत किया जाए। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद जिस तरह से मैदान में उतरेंगे, 10 दिन में 65,000 जो है बूथ स्तर बनाने की यहाँ पर जो विस्तारक है उनको बनाने की बात की जा रही है और सभी जो सांसद हैं या विधायक हैं सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा देखिए अन्य अगर स्थानीय नेताओं की बात की जाए तो उनसे मुलाकात जो है सभी वरिष्ठ नेता या स्थानीय विधायक हैं या मंत्री हैं वो करेंगे और जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जाएगी। और बिल्कुल देखिए कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है कि लगातार जो पीसीसी में बैठकें चल रही हैं। कमलनाथ भी अपने निवास पर जो बैठकें लेते हुए नजर आते हैं। ओबीसी वर्ग को लेकर भी देखिए दोनों पार्टी एक दूसरे के आमने सामने थी और साधने की कोशिश कर रही थी ओबीसी वर्ग को, और इसको भी जो है जनता के बीच में ले जाएंगे और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि जो योजनाएं ओबीसी वर्ग को लेकर राज्य सरकार, चलिए बिल्कुल बने रहिएगा आप हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुरेश शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। नमस्कार सर, बीजेपी को लेकर हमेशा यही माना जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, लगातार बैठकों का दौर चलता रहता है, लेकिन एक बार फिर से बड़ी बैठक रखी गई है। मैं समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, बीजेपी हमेशा बूथ को मजबूत करने की बात करती है। सूबे के मुखिया खुद अब मैदान में उतरने वाले हैं और ऐसा नहीं है, इसके पहले भी सीएम शिवराज मैदान में हमें नजर आते ही हैं। सीएम का मैदान में उतरना, बूथ विस्तारकों को मजबूत करना कितना खास आपके दृष्टिकोण से? देखिए सुनील जी, खास बात यह है कि बीजेपी सक्रियता रखती है, ये तो एक बात है, लेकिन उससे खास बात यह है कि बीजेपी में बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी कार्यकर्ता भाव में जीता है। और जो बूथ विस्तार योजना जो बनाई है और जो चलेगी 10 दिन तक, जिसमें 100 घंटे काम करना पड़ेगा, जो मेरी जानकारी में खबर के माध्यम से आया है, उसमें यह है कि सारे बड़े लोग, चाहे वो प्रभारी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो, अन्य जो है सांसद विधायक मंत्रीगण हो, वो सब लोग जो है 10-10 दिन यानी कि 100 घंटे तक जो है उस बूथ में देंगे जिस बूथ के ऊपर मतदान होता है। तो पहले पन्ना प्रमुख बनाया था, फिर बूथ के बारे में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां की। अब बूथ में बड़ा आदमी जाएगा तो इससे, या प्रत्येक व्यक्ति जाएगा, तो इसमें ये रहेगा कि कार्यकर्ता के अंदर आत्मविश्वास आता है। जनता में ये बात समझ में आती है कि देखिए ये पार्टी के लोग हमारे से नजदीक आकर के मिलते हैं, हमारे सुख दुख में सहभागी होते हैं। तो ये एक संगठन को विस्तार देने का, संगठन को जन स्वीकार्य बनाने का, संगठन को लोकप्रिय बनाने का जो एक उपक्रम है, ये मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का यूनिक है। और मुझे लगता है बीडी शर्मा का ये मास्टर स्ट्रोक होगा तो कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक ऐसी योजना बना करके सबके सामने पेश की जो देशव्यापी हो सकती है, कभी भी स्वीकार की जा सकती है। तो ये है, इस सारे मामले को बहुत ही सरलता से सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट और जनता के बीच में पहुंचने की एक ऐसी रणनीति बनाई है जो सभी संगठनों को सीखना चाहिए। चलिए सर, बने रहिएगा हमारे साथ। और चेतन सिंह भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, समझ लेंगे। चेतन जी, यदि हम बात कर लें, सुरेश शर्मा जी की वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से राजनीति उन्होंने बेहद करीब से देखी है, और जो बड़ी बैठक इस वक्त की जा रही है बीजेपी के अंदर, यह माना जा रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक है प्रदेश अध्यक्ष का, आपकी प्रतिक्रिया? कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन का स्ट्रोक होता है ना। संगठन के भाव के साथ ही चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, सुरेश जी भाई साहब ने भी शायद यही कहने की कोशिश की जो मैं कह रहा हूँ कि चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे पदेन पदाधिकारी हो, संगठन का हो, सरकार का हो, हम सबके लिए पहले
संगठन है, संगठन की लाइन है। निश्चित रूप से वी डी शर्मा जी को इस बात के लिए हम सब कार्यकर्ता लंबे समय तक याद रखेंगे कि एक नई पहल वे लेकर के आए हैं कि किस तरह से अभी परिस्थितियां बहुत अनुकूलता नहीं है समाज के साथ संपर्क करने की, उनके साथ लगातार निरंतर संपर्क में रहने की। उन परिस्थितियों में हम किस तरह से समाज पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उस बूथ पर काम करने वाले लोगों का, उस बूथ पर हमारे जो संपर्क में आते हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उन सबको लगातार इस काम में, और इस काम के साथ साथ एक आप देखिए पल्स आती है समाज की, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ क्या अच्छाइयां, सरकार कहाँ तक पहुंच रही है तो कोई दुविधा तो नहीं है, कोई सरकार की जो संबल योजनाएं हैं, गरीबों की जो योजनाएं हैं, उसमें कहीं कोई अड़चन तो नहीं है, कोई नियम कायदे कानून इस प्रकार के तो ब्यूरोक्रेट से नहीं डाल दी जिसका अपेक्षित लाभ संगठन को नहीं मिल रहा हो। तो ये सारी बातें लंबे समय की कवायद है। इससे पहले आपको याद होगा जब हम लोग माननीय ठाकरे जी थे तब उस समय वन बूथ 10 यूथ लेकर के आए, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो लगातार नवाचार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रयोगशाला है। हर प्रयोग यहीं से प्रारंभ होता है और उसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, कि प्लस होता है माइनस होता है, उस आधार पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन निश्चित रूप से हम सारे राष्ट्र में ले जाकर के करते हैं। और मध्य प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक प्रदेश का नंबर 1 प्रदेश है, जिसकी अध्यक्षता माननीय वी डी शर्मा जी कर रहे हैं। और माननीय वी डी शर्मा जी के बारे में एक बात और हमको समझना चाहिए कि वे लगातार एबीवीपी में काम करते हुए भी यही सब करते हुए आ रहे हैं। तो उनका अपना अच्छा खासा अनुभव है किस तरह से युवाओं को उस पर जोड़ना है, युवाओं को फोकस करना है। चलिए सर, अनुभव है युवाओं को जोड़ने के साथ ही जनता के बीच भी बीजेपी जा रही है, बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस का रिएक्शन ले लेंगे कि आखिर कांग्रेस की क्या तैयारी है, कांग्रेस की क्या रणनीति है। फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया 24 में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, बीजेपी की बात कर ली जाए तो अभी से 2023 की तैयारी की जा रही है, बड़ी बैठकों का दौर लगातार जारी है। क्या सही है, क्या गलत है, जनता सरकार के बीच, सरकार जनता के बीच कितनी पहुंच पाई है, ये सारे तालमेल देखते हुए समीकरण बीजेपी के द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझना चाहूंगा कांग्रेस के द्वारा आखिर क्या रणनीति अब तक अख्तियार की गई 2023 के लिए। देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम हमारा काम निरंतर कर रहे हैं। जन जागरण जो पदयात्रा है वो हमारी 2023 और 2024 की तैयारी है। अभी जरूर कुछ हमने उस पर रोक लगाई है कोरोना की लहर को देखते हुए कि कहीं लोग ज्यादा संक्रमित ना हो जाएं, लेकिन वो हम एक राउंड पूरी मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता एक एक बूथ घूम चुके हैं और हर हमारा मोर्चा संगठन हो, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, मेन कांग्रेस हो, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सब कर चुके हैं। तो हम हमारा काम कर रहे हैं निरंतर। महंगाई को लेके जनता को जागृत कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर, कोरोना का मुआवजा, खाद नहीं मिल रही किसानों को, और अभी जो जिस तरीके से फसलें नष्ट हुई हैं और सरकार रोज सर्वे की बात कर रही है, तो हमारी किसान कांग्रेस उस मामले को उठा रही है निरंतर। क्योंकि अब कोरोना गाइडलाइन है, इसलिए 2-5 लोग ही जाके ज्ञापन दे रहे हैं। कोई हम बड़ा आयोजन, बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी करने क्या जा रही है। आप संगठन गढ़ेंगे, ठीक है, गढ़ लीजिए। 20 साल, 15, 16, 17 साल से आपकी सरकार है यहाँ मध्य प्रदेश में। जो सिंधिया जी के साथ जो मंत्री आए वो इनको पहचानते नहीं, ना पहचानने से इनकार भी करते हैं और पहचानना चाहते भी नहीं है। वो उन्हीं लोगों को पहचानते हैं जो कांग्रेस में छूट गए, सिंधिया जी के साथ के थे, और या जो सिंधिया जी के साथ आ गए वो उनको पहचानते हैं। वहाँ के प्रभारी मंत्री ऐसी शिकायतें कई जिला अध्यक्ष कर चुके हैं कि आते नहीं है साहब, हमको समय नहीं देते। फिर क्या जाके बताएंगे, किसानों के बीच जा रहे हैं, किसान कह रहे हैं खेत सूख रहा, यूरिया नहीं है। लोग बता रहे हैं कि साहब हमारे घर में मौत हुई थी, आप मुआवजा तो छोड़ो, सर्टिफिकेट भी नहीं दे पा रहे। कल ही मुख्यमंत्री थे, कहीं राहत लोगों को जो है राशन नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं सर माफी के साथ रुकना चाहूंगा। सर, भाजपा तो ये कह रही है कि लगातार तमाम जिम्मेदार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित किसान हो जिनकी फसल खराब हुई है या जिनके मवेशी भी मर गए हैं, तो उसके लिए भी सरकार किसानों के बीच पहुंच रही है। देखिए, पहुंच रही है, हम समझ रहे हैं जी, सरकार पहुंच रही है। टॉर्च में जो है प्रभु राम चौधरी जो है टॉर्च से खेत देख रहे थे रात के समय में, ये हम समझते हैं। लेकिन ये बताइए कितना मुआवजा दोगे प्रति हेक्टेयर, नहीं पता। कब दोगे, ये भी नहीं पता। कैसे दोगे, ये भी नहीं पता।
सूची चस्पा करेंगे। ठीक है, सूची तो कमलनाथ जी ने ही ये कि हमने जब जय किसान ऋण माफी योजना शुरू की थी तो उसमें चिपकाई थी, सूची चस्पा की थी। कमलनाथ जी ने सुझाव दिया कि आप आज भुगतान कर दीजिए किसानों का, जब उनकी ऋण का पैसा आएगा फसल बीमे का तब उसमें से काट लेना और किसान को दे देना बाकी का पैसा। उस पर सरकार कहाँ अमल कर रही है? ये जो बातें हैं, खाली बातों की जमाखोरी चल रही है। और आप भोजन, बैठक और विश्राम की जो संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की, वो उनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन हम विपक्षी पार्टी हैं इसलिए थोड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन ये सब सवालों के जवाब, सर विपक्ष है तो विपक्ष तो सर सरकार को आईना दिखाएगा ही। मैं इस पर रिएक्शन ले लूंगा चेतन जी का, उसके बाद मैं सुरेश सर के पास जाऊंगा। आज चेतन जी क्या कहेंगे आप? चेतन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए सर। फिरोज जी ने तमाम आरोप लगाए हैं। देखिए, फिरोज जी को ये बता दीजिए सरकार कितनी चाक चौबंद है कि जब तक किसानों के खेत में पाले पड़े, ओले पड़े, तब तक इस मध्य प्रदेश के स्वयं मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी किसान के खेत, खलियान और चौपाल पर पहुंच चुके थे। आप क्या विपक्ष में रहोगे? आपको सोने से फुर्सत है नहीं। आपने किसानों की बात, आपको किसानों का इतना दर्द है, कमलनाथ जी की सरकार ने 2200 करोड़ रुपया किसानों के जो फसल बीमा योजना का था वो राशि आपने जमा नहीं की। जिस दिन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली उसके 7 दिन के अंदर 2200 करोड़ रुपए सबसे पहले किसानों की फसल बीमा की जो राशि रोक के रखी थी वो जमा करने का काम किया। 8000 करोड़ रुपए सरकार इसी क्षेत्र में अभी जो ओला पाला जो भी पड़ा है, कहीं बारिश भी ज्यादा हुई है, इन सब पर 8000 करोड़ रुपए का फसल मुआवजा बांटने की तैयारी कर रही है। मेरे मित्र को समझ में नहीं आ रहा है कि यूरिया कहाँ कम है, जरा जाकर के बताएं ना, यूरिया कहाँ पर कम है, कहाँ पर किसान परेशान है, जरा बताइए ना। और अगर है तो विपक्ष का काम है, आप लोग घर में क्यों सोते रहते हैं? कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, आपको तो जनता की आवाज उठाना चाहिए। अगर किसान परेशान है, किसान खलिहान में जा सकता है, तो आपको जाने में इतना डर क्यों है? केवल झूठे और थोथे बातों से राजनीति नहीं होती। ये समाज में अब जागरूक लोग हैं, अब सबको सब पता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी कितनी मंशा है, किसकी करने की इच्छा शक्ति है भी या नहीं है। अभी किसानों को बिजली के बिल की ऋण माफी की लेकर के आपने जो बातें कही हैं, सबसे पहले किसानों के बिजली के लिए सब्सिडी का प्रावधान हमारी सरकार ने 2100 करोड़ रुपए का किया। आपने किसानों की ऋण माफी को लेकर के कैसा झुंझुना बना दिया, जो न निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। सारे किसान जिनको आपने कह दिया था कि हमने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, बैंक ने एक्सेप्ट किया क्या किसी भी किसान का कि आपने ऋण माफ किया है? केवल आप किसानों के साथ छल कपट और धोखा कर रहे हैं। यही छल कपट और धोखा आपको चुनाव में बार बार जनता सबक के रूप में सिखाती है, आपको समझ में नहीं आता है। चलिए सर ठीक है, बिल्कुल एक बार फिर से विषय पर आएंगे। रोकना चाहूंगा मैं आपको, सुरेश सर के पास में आना चाहूंगा। सुरेश सर, यहाँ पर फिरोज जी को आपने सुना होगा, उनका ये मानना है कि हमारी यात्राएं चल रही थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए फिलहाल उस यात्रा को रोक दिया गया है, जो कि हम जनता के बीच जा रहे थे, जो कमियां हैं वो जनता के बीच हम लेकर जा रहे थे। लेकिन बात यदि हम भाजपा की कर लें तो क्या आपको लगता है कोरोना महामारी जो कि इस वक्त बेकाबू हो चली है, इस दौर में इस तरह से मैदान में उतरना और कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, क्या वाकई में यह सही वक्त है या थोड़ा रुकना चाहिए हमें? ये देखिए, कोरोना का तीसरा साल है ये, और तीसरे साल में लगातार यदि रुक जाएंगी तो व्यवस्थाएं भी रुक जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि रुकना चाहिए। हाँ, सावधानी के साथ जाना चाहिए। यदि इतनी ही भयावह स्थिति होती तो कल से स्कूल क्यों बंद किए? 1 महीने पहले ही कर देते बंद, और वो भी 31 तारीख तक बंद किए हैं। बाकी गतिविधियों को रोका नहीं गया है। जो WHO की रिपोर्ट आ रही है या गाइडलाइंस आ रही हैं, सरकार केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं, उसमें ये तो कहा जा रहा है कि संक्रमण तेज है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि 10 या 12% लोग, 15% लोग ही अस्पतालों में एडमिट होंगे। जैसे आज हमने जो है IIM और इनकी रिपोर्ट्स मध्य प्रदेश के संदर्भ में पड़ी है, तो उसमें भी यही कहा गया है कि अधिक से अधिक 15% लोग जो हैं वो अस्पताल में जाने जैसी स्थिति में रहेंगे, यानी कि 30-35 हजार लोग अस्पतालों में जाएंगे, ऐसा अनुमान जो है। और ये अनुमान अभी तक के तीनों दौर में जो है ये जो है एक्यूरेट बैठे हैं हमारे IIM और जो ये अन्य संस्थाएं हैं इनके माध्यम से। इसको एक प्रकार से पैनिक बनाने की बजाय इसके प्रति
सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो संक्रमित होकर के ही आएंगे। यदि आप लापरवाह बनकर निकलेंगे तो संक्रमित होकर के आएंगे। और जनप्रतिनिधियों को तो मुझे लगता है कि जनता को जागरूक करने के लिए निकलना ही चाहिए, उसकी आड़ में घर बैठ जाए, मैं इस अच्छी परंपरा नहीं मान रहा हूँ। पर इसके बावजूद भी ये जरूर कहूंगा कि भाई खुद भी बड़े लोग हैं, देश को मार्गदर्शन देने वाले, प्रदेश को मार्गदर्शन देने वाले लोग जो नेतागण हैं, उनको अपने जान माल की रक्षा करना चाहिए, लेकिन घर बैठना इसका उपाय नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो सक्रियता है वो तो दिखती रहना चाहिए। आप ठीक है ऑनलाइन सक्रियता दिखाएंगे, कार्यक्रमों के नाम पर सक्रियता दिखाएंगे, कम लोगों से मिलकर के सक्रियता दिखाएंगे, तो ये तो राजनीतिक पार्टियों का काम है। यदि राजनीतिक पार्टियां घर में बैठ जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने को सरवाइव करा पाएंगे, क्योंकि चेतन जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही है और ये सभी राजनेताओं को मालूम भी है ये कि आज की जनता जो है वो सारी चीजें समझती हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के निहितार्थ क्या है, ये मैं जनता अच्छे से जानती है, वो बहुत समझदार है। इसलिए केवल ये कह देने से कि वो ऐसा है और वो ऐसा है और नकारात्मकता और सकारात्मकता की बातों को वो अच्छे से समझती है, इसलिए इसका कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिरोज जी के पास आना चाहूंगा। फिरोज जी, जो यात्रा पर आपने विराम फिलहाल के लिए लगा के रखा है, हाईकमान की हम बात कर लें तो क्या ये माना जा सकता है एक बार फिर सावधानी के साथ उसकी शुरुआत की जाएगी? बिल्कुल चलता रहेगा वो तो निरंतर। अभी हमारा जो काम चल रहा है वो सदस्य बनाने का काम चल रहा है। 2022 में हमको चुनाव कराना है संगठन के, तो उसकी तैयारी हमारी चल रही है। निरंतर जो है हमारी जिला कांग्रेस कमेटी है जो है बैठकें कर रही है, ब्लॉक कांग्रेस कर रही है और कार्यकर्ता जो है सदस्य भी बना रहे हैं और पार्टी का काम भी कर रहे हैं। चेतन भाई को मैं इतना जरूर बोल दूंगा कि आप विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन क्या होता है कि जब सत्ता में आदमी रहता है तो सत्ता में सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। क्या बड़े बड़े जाम लगे हैं रोडों पे, आगरा बॉम्बे रोड पे किसानों ने लगाए हैं और कांग्रेसियों ने लगाए हैं, वो देखे होंगे खाद को लेके। आज भी आ जाइए पटवा जी के क्षेत्र में, मेरे इलाके में किसानों को यूरिया नहीं मिला और नहीं मिल भी नहीं रहा है। कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही है यूरिया को लेकर। कल ही मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वो राशन नहीं मिला। इससे पहले 1.5 साल पहले शहडोल में कह रही थी महिलाएं चिल्ला के मुख्यमंत्री के सामने कि साहब राशन नहीं मिला। इससे पहले केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में दे दिया कि जानवरों का राशन जो है वो खिलवा दिया लोगों को। आटा चोरी करते तो सभी ने देखा है इस सरकार में, और सजा किसी को नहीं होती। ये खासियत है मुख्यमंत्री की सरकार की। एक आदमी को बेचारी छोटी सी कोई मछली पकड़ के उसको पानी में डाल देते हैं और कहते हैं ये देखो हमने कर दिया ये काम। तो ये जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की, अभी ये निकले तो ये निकल कहाँ रहे हैं इनके बूथ के कार्यकर्ता। ये तो सब कार्यकर्ता तो आते ही नहीं है अब संगठन में, खाली नेता ही नेता बोल रहा है। अब तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में सोता है, वो कहता है भैया इनके साथ नहीं जाना। ऐसे लोगों के साथ क्या जाए जो अपनी विचारधारा ताक पे रख के और सरकारें बना ले और खाली सरकार बनने और भोग विलासिता के लिए काम करें। चलिए ठीक है सर, आपका ये मानना है कि बीजेपी जनता के बीच गई नहीं है। जब बीजेपी जनता के बीच जाएगी तब हकीकत पता चलेगी। कि अंतिम प्रतिक्रिया चेतन जी की जरूर ले लूंगा, उसके बाद फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे सहयोगी शोएब के पास। चेतन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे क्राइसिस में हो चाहे बहुत अनुकूलता में हो, हर क्षण हर संभव हमारा विचार है, हमारा काम है। ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम लगातार जनता के संपर्क में हैं, उसके सुख दुख के सहभागी हैं। और जहां पर सरकार में है सरकार के माध्यम से, जहां पर हम विपक्ष में हैं हम विपक्ष में भी जनता की आवाज प्रहरी के रूप में बन करके उठाते हैं। हम किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में घर बैठना हमको मुनासिब नहीं है। मेरे मित्र फिरोज जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हो, ये कार्यकर्ता लाख नाराज हो जाए भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जब भी युद्ध का बिगुल बजता है तो बिना बुलाए उस युद्ध में आकर के अपनी लाइन में लग करके उसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पथ का निर्वहन करने के लिए लगातार तत्पर तैयार होकर के खड़ा हुआ मिलेगा। भाजपा का कार्यकर्ता विचारों से भटका नहीं है। हो सकता है उसके किसी से अदावत हो, उसके काम अच्छे नहीं, उसकी वाणी अच्छी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी किसी कार्यकर्ता की नहीं हो। तो यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। चलिए सर, अगर गोई से आपने इस बात को स्वीकार भी किया है कि यदि नाराजगी भी है कार्यकर्ताओं की तो उसे दूर कर लिया जाएगा, और यही हो सकता है कि बीजेपी इसलिए मजबूत पार्टी है क्योंकि कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखती है। बहरहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब लगातार जुड़े हुए हैं। शोएब, यहाँ पर एक
सवाल खड़ा किया है कांग्रेस के द्वारा कि अभी भी बीजेपी बूथ को मजबूत करने के लिए इसलिए जा रही है क्योंकि कई ऐसे अब सेकंड रो के कार्यकर्ता हैं जो कि अभी भी अपने नेताओं को, जो बूथ मजबूत करने वाले जननेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको नहीं जान रहे क्योंकि वो सिंधिया समर्थक थे। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि एक पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ताओं को पहचान दिलाई जाए, याद दिलाया जाए कि आखिर ये आपके पदाधिकारी हैं, इनके अंडर आपको काम करना है। क्या ऐसे समीकरण भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, 2018 के विधानसभा के चुनाव की बात की जाए सुनील, तो यहाँ पर शिकस्त कांग्रेस से बीजेपी को मिली थी, लेकिन उससे ही अब सबक बीजेपी ले रही है। बिल्कुल देखिए, फेरबदल हुआ था और अगर सिंधिया समर्थकों की बात किया तो काफ़ी जगह बीजेपी संगठन में उनको मिली है। बड़े बड़े पदों पर सिंधिया के जो समर्थन है, मंत्री से लेकर निगम मंडलों में उनकी नियुक्तियां की गई। और बिल्कुल देखिए, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको अब जो है बीजेपी अपनी संगठन की पहचान यहाँ पर दिला रही। इसके अलावा देखिए, भीतर घात की भी खबरें बीजेपी में आने की बात की जा रही थी, लेकिन बीजेपी खास ऐसा संगठन है जहाँ पर बाहर जो खबरें वो नहीं आ पाती हैं। अगर अंदरूनी लड़ाई भी है तो जिस तरह से कांग्रेस की लड़ाई वो सड़कों पर आ जाती है या मीडिया में दिखाई देती है, लेकिन बीजेपी की नहीं दिखाई देती है। फिलहाल देखिए, अब जो है आने वाले समय में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए शिवराज सिंह चौहान खुद सड़क पर उतरने वाले हैं। और देखना ही होगा कि आखिर मुखिया का सड़क पर उतरना कितना जरूरी हो जाएगा और कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए क्या रणनीति रहेगी, यही देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन बीजेपी का यह मानना है कि सावधानी के साथ हम कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। जहां भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, उन कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा एक बार फिर और एक नए सिरे से 2023 की शुरुआत की जाएगी। 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी रणनीति अभी से बनाई जा रही है। हो सकता है कि यदि अभी से रणनीति बनाई जाए तभी संगठन 2023 तक जाकर अपनी मजबूती लाएगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, जिसके माध्यम से यह माना जा सकता है कि एक बार फिर से जनता के बीच बीजेपी ही नजर आएगी। लेकिन विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। देखना होगा कि आखिर उन सवालों का माकूल जवाब बीजेपी कैसे देती है। IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।